वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंध 5वां, अध्याय 5वां, श्लोक 18। आप मेरे पीछे दोहराइए, वहाँ प्रोजेक्टेड है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, नमो चयेद्यः समुपेत मृत्युम। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. हरिः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रभास्मी शशि सूर्ययोः दिवस पे। कृष्ण भगवान अपने सूर्य के रश्मियों के द्वारा हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। तो हम सब का भाग्य है कि ऐसे सुंदर वातावरण में बैठकर राधा ब्रज बिहारी के सामने हम पेरेंटिंग के बारे में सुनने के लिए एकत्र आए। तो यह जो श्लोक हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवत का, गुरुर न सस्यात्, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। स्वजनो न सस्यात्, उसे किसी का स्वजन नहीं बनना चाहिए, मित्र या बंधु। पिता न सस्यात्, पिता नहीं बनना चाहिए। जननी न सास्यात्, माता नहीं बनना चाहिए। दैवन न तस्यात्, कोई देवता नहीं बनना चाहिए। पतिश्च न सस्यात्, और पति भी नहीं बनना चाहिए। कब? न मोचयेत, अगर मुक्ति करा नहीं सकते हैं। यह समुपेत मृत्युम, जो अलग जो अपने आश्रितों के जन्म मृत्यु के चक्र को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते हैं, उन्हें ये सारे भूमिकाएं, रोल्स धारण नहीं करने चाहिए। बहुत सॉलिड वर्ड्स है एकदम। तो आप बोलेंगे कि मैं तो अभी पति बन गया हूँ मैं तो अभी पेरेंट बन चुका हूँ, अभी क्या करूँ मैं? मुझे नहीं, पहले नहीं पता था ये कि ये क्राइटेरिया है बनने के लिए, पति बनने के लिए, माता पिता बनने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँ? तो आप ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग कोर्स अटेंड कीजिए ये कोर्स अटेंड करने पर आपको पता चलेगा कि पेरेंटिंग के लिए अत्यावश्यक ज्ञान, नॉलेज क्या है, पेरेंटिंग के अत्यावश्यक स्किल्स, कौशल्य कौन कौन से हैं, और पेरेंटिंग के अत्यावश्यक वैल्यूज़, मूल्य कौन कौन से हैं। सो नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ पेरेंटिंग, इसको हम इस सत्र में सीखेंगे। तो आपको नोट्स निकालने की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, इसलिए मैंने प्रिंट आउट्स निकाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ बड़ों को दिए जाएं। और
इसका पीछे वाला पार्ट जो है ब्लैंक पेपर है, उसमें आप प्रभु जी है 20 है, एवरीवन विल गेट 1 1। इसके पीछे वाले ब्लैंक पेज पे आप अपने नोट्स लिख सकते हो। और हम डोंट रीड इट, मैं तो उसके लिए समय में देना चाहूँगा तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे भी कवर ही करने वाला हूँ एक के बाद एक। वो ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो सब सूत्र रूप में है। तो पहला हमें देखना है कि हमें सजग पालक बनना है। हमें पहले पता होना चाहिए कि कोई भी जिम्मेदारी निभाते समय, भूमिका निभाते समय एक विशिष्ट गोल, उद्दिष्ट, एक विशिष्ट कार्य संपन्न करने की ज़रूरत होती है। अगर वो पता ही नहीं है कि गोल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो हम कैसे उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, है कि नहीं? तो पेरेंटिंग का गोल क्या है, कौन बता सकता है अभी के श्लोक के आधार पर? पेरेंटिंग का गोल क्या है? हाँ, करेक्ट। हमारे डिपेंडेंट्स को हमें जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार करना है और उन्हें भगवत धाम भेजना है। ये हमारा गोल है। गोल क्लियर है? तो इसके लिए पहले हमें खुद भी अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं भी भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, आड़त नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार। हम खुद के लिए उद्धार के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम दूसरों का उद्धार क्या करेंगे? तो पेरेंटिंग के गोल है साइमल्टेनियसली टू। इस प्रकार से हम अपने भूमिकाओं को निभाएं, कार्यों को करें कि हम अपने आप का स्वयं का उद्धार करें जन्म मृत्यु के चक्र से, और अपने आश्रितों का भी जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार करें। तो अभी कुछ 5 महत्वपूर्ण चाबियां हैं, कीज़ हैं, ये आपको मन में रखनी है। तो आपका पेरेंटिंग जो है वो सक्सेस हो सकता है। तो पहला कार्य क्या है? पेरेंटिंग गोज़ बेटर विथ अ फर्म फाउंडेशन एंड अ सेट प्लान। अच्छा अधिष्ठान होना चाहिए पालकत्व की भूमिका निभाते समय, और अच्छा योजना होना चाहिए, फाउंडेशन एंड प्लान। जैसे आपको अगर तैरना सीखना है तो क्या चाहिए? पानी चाहिए, है कि नहीं? फाउंडेशन ही नहीं, आप तैरना कैसे सीखोगे? पुस्तक पढ़ के सीखोगे? नहीं। तो योग्य वातावरण, योग्य जीवन शैली, योग्य सुविधाएं, इसको कहते हैं फाउंडेशन, अधिष्ठान। वो निर्माण करना चाहिए हमें अपने घरों में, अपने व्यवसाय में, अपने मंदिरों में। तो उसे कहते हैं क्रिएट गुड फाउंडेशन। ऐसा सुंदर वातावरण, जीवन शैली या सुविधाएं बनाइए जिससे पेरेंटिंग आसान हो जाए, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए। दूसरा है कि हैव अ प्लान, अच्छी योजना बनाकर करना है। तो अभी आप बनाएंगे इस सत्र के अंत तक क्या योजना होनी चाहिए आपके व्यक्तिगत पेरेंटिंग की, विल मेक अ प्लान। लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। योजना अच्छे से नहीं बनाता कोई कार्य करने के लिए, तो वो फेल होने ही वाला है। उसकी योजना ही है कि वो फेल होने वाला है पेरेंटिंग। तो इसलिए पुटिंग राइट फाउंडेशन, हैविंग अ गुड प्लान। दूसरा है फोकस ऑन द हार्ट ऑफ योर चिल्ड्रन मोर देन देयर बिहेवियर। यानी हमारे बच्चों की जो हार्ट कंडीशन है, एक कार्डियक सर्जन की बात नहीं हो रही है। हार्ट कंडीशन मतलब उसके एटीट्यूड्स, उसके मोटिवेशंस, उसके सद्गुण, दुर्गुण, उसके हृदय में क्या चल रहा है, उसके आंतरिक विचार, उसके मूल्य, वो उस पर ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, ना केवल उनके बाहरी व्यवहार पर। तो आदमी जो होता है वो अपने एटीट्यूड्स, बिलीव्स, चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस या बिहेवियर, इससे बनता है। अगर एटीट्यूड ठीक नहीं है तो बिलीफ सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। बिलीफ सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो व्यक्ति ठीक चॉइसेस नहीं करता अपने जीवन में, और अच्छे चॉइसेस नहीं करता तो बिहेवियर गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? ABCD, हाँ, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स, चॉइसेस, बिहेवियर।
तो ये चारों को ठीक करने के लिए सबसे पहले किस पे काम करना होगा? एटीट्यूड पर। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिहेवियर को ठीक करने निकलते हैं उनके, लेकिन उनके अगर समझ में ही नहीं आया कि वो बिहेवियर ऐसा क्यों ज़रूरी है, उसके पीछे की भावना क्या है, तो यशस्वी नहीं होता। तो कैसे करना है, यही टॉपिक है हमारा। अभी सिर्फ सूत्र सुन लेते हैं। तीसरा है, पेरेंट्स आर द प्राइमरी एग्जाम्पल देयर चिल्ड्रन फॉलो। प्राथमिक उदाहरण बच्चे किसका अपनाते हैं जीवन में? अपने ही पालकों का। उनका खान पान, रहन सहन, बातचीत, हाँ, उनका जो जिस चीज़ों में वो रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, वो सब बच्चे उठा लेते हैं, पिकअप करते हैं। तो इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए हर क्षण, उनके सामने हो तो भी और उनके परोक्ष में भी, कि हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। चौथा है, कीप योर मैरिज द प्रायोरिटी रिलेशनशिप इन योर होम। आपका वैवाहिक संबंध जो है पति और पत्नी का, उस पर जोर दीजिए। वो जितना दृढ़ रहेगा उतना बच्चा सुदृढ़ रहेगा। वो संबंध जितना खोखला रहेगा उतना बच्चे की परवरिश में समस्याएं आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई स्ट्रीम बह रहा है और ऊपर अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो नीचे जो पानी पीने वाला है उसको भी वो मिट्टी या चिक्कड़ आएगा उसको पानी पीते समय। तो यहाँ अगर गंदगी बंद करनी है तो क्या करनी होगी? वहाँ पहले वो जो एजिटेशन करने वाला कोई है उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा। तो ऐसे ही बच्चे का परवरिश अच्छा तभी होगा जब जो पारस्परिक वैवाहिक साहचर्य का संबंध है पति पत्नी के बीच का, वो बहुत अच्छा रहे। नहीं तो बच्चों में वो सारी इनसिक्योरिटी, इनसफिशिएंसी, लैक ऑफ गुड बिहेवियर, वो सब आने लगता है जो एक दूसरे के प्रति दिखा रहे हैं। तो इसलिए चौथा है, कीप योर मैरिज द प्रायोरिटी। कभी कभी क्या होता है, बच्चे आने के बाद वो परस्पर संबंध दूर चला, वो बच्चे का ही फोकस इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को लगता है अरे कहाँ आ गए हम लोग। और पांचवा है, कृष्णा शुड बिकम द कोर ऑफ द पेरेंटिंग, नॉट जस्ट अ कॉम्पोनेंट। यानी कृष्ण को केंद्र बनाकर हम अपना पालकत्व अदा कर रहे हैं, ना कि कृष्ण एक कोई छोटे कंपोनेंट नहीं है उसके, कि हम बीच बीच में थोड़ा धार्मिकता दिखा देते हैं ताकि बच्चे थोड़े अच्छे व्यवहार करें। ऐसा नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अवर लाइफ एंड आवर मटीरियल लाइफ एंड आवर पेरेंटिंग इज पार्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत अंतर है मानसिकता में। कभी कभी हमें लगता है कि हम ऐसा यश प्राप्त करेंगे पहले भौतिक जीवन में, फिर बाकी सब चीज़ें भक्ति की अच्छे से करेंगे। ये होने वाला नहीं है। क्यों? जैसे एक व्यक्ति था, चड्डी बरबोड़ा पहन के, टॉवेल लगा के समुद्र के तट पर खड़ा था और बहुत देर तक खड़ा ही था। तो किसी ने पूछा, भाई क्या चल रहा है तुम्हारा? मेरे को नहाना है समुद्र में। तो नहाओ, जाके अंदर घुसो। नहीं, वो लहरें जब रुकेंगी ना तब मैं नहाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, भैया लहरें तो रुकने वाली है नहीं और तुम्हारा नहाना तो कभी वो संभव होगा नहीं। तो ऐसे ही अगर हम मटेरियल लाइफ को पहला सेट राइट करेंगे और फिर भक्ति करेंगे, तब शुद्धिकरण के कार्य आरंभ करेंगे, ऐसा सोचेंगे तो वो होने वाला नहीं। क्योंकि मटेरियल लाइफ कभी एंड होता ही नहीं। वो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक समस्याएं भेजता रहता है हमारी तरफ, उलझने और संसार दावा नल लीढ़ लोक, है ना। तो इसलिए उसके बीच में हमें स्नान कर लेना है। ऐसा नहीं कि वो रुकेगा तब स्नान करेंगे। तो इसलिए कृष्ण शुड बी कोर ऑफ द पेरेंटिंग। कृष्ण को प्राधान्यता देनी चाहिए अपने जीवन में। तो ये है 5 महत्वपूर्ण कीज। ये कभी भूलना नहीं, तभी बाकी सारा जो आप आयोजन कर रहे हो वो ठीक से चलेगा। ठीक है, सबको पॉइंट समझ में है। इसका डिटेलिंग बाद में बताएंगे, लेकिन एटलीस्ट द टाइटल शुड बी अंडरस्टूड। ठीक है। अभी बच्चों का एरिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है, किसमें उनको डेवलप करना है? तो 5 चीज़ें हैं उसमें भी। पहला है कैरेक्टर एंड वैष्णव क्वालिटीज़।
उनका चरित्र विकास और आध्यात्मिक गुणों का विकास। तो कोई कहेगा वैष्णव क्वालिटीज ये क्या होता है? तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं भक्ति के, वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कृष्ण का ध्यान आकर्षित करें, हाँ, उनके साथ संबंध स्थापित करें। हम जो कुछ जप करते हैं, हम कोई बुक वितरण करते हैं, अर्चना करते हैं, डेटी वर्शिप, या हम कभी रथ यात्रा मनाते हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स प्रोग्राम्स करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हमारे सेवा के द्वारा कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना, कृष्ण के साथ हमारा संबंध दृढ़ करना। तो इसको करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर वैष्णव गुणों का विकास हो, क्योंकि कृष्ण को दूसरे किसी चीज़ से इंप्रेशन नहीं दिया जा सकता। कोई अपना पैसा दिखाकर, सौंदर्य दिखाकर, ट्राइसेप बाइसेप बॉडी दिखाकर, स्ट्रेंथ दिखाकर कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकता, वैराग्य दिखाकर, क्योंकि कृष्ण के पास ये सब प्रचुर मात्रा में है। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः, ये सारे 6 के 6 ऐश्वर्य पूरी मात्रा में है, फुल स्केल एकदम। तो इसलिए हम कृष्ण को इम्प्रेस नहीं कर सकते ये सब चीज़ें एक्वायर करके। कृष्ण एक ही जिससे इम्प्रेस है, वह है अपने भक्तों के अंदर के गुण। वो उनको बहुत कदर करते हैं। भगवद गीता में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी, भगवान खुद ही गुणगान गा रहे हैं अपने भक्तों का कि मेरे भक्त ऐसे होते हैं। यो मत भक्त सच ए डिवोटी ऑफ माइंड, जो ऐसा भक्त है मेरा, जो मुझे बड़ा प्रिय है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो इसीलिए कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड वैष्णव क्वालिटी डेवलपमेंट, ये हमारा पहला उद्देश्य है। इस दिशा में लेकर जाना है चीज़ों को। दैट्स कॉल्ड वर्किंग ऑन द हार्ट। व्यक्ति के हृदय पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा है रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड क्वालिटी सर्विस, उसका ट्रेनिंग। हम जिस किसी के भी साथ व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार विश्वासार्ह और एक हाई क्वालिटी सर्विस का रहना चाहिए। वी प्रोवाइड ग्रेट वैल्यू इन दैट इंटरेक्शन। तो ये फोकस जो है, ये प्रशिक्षण का भाग है। हाँ, जैसे आज मैंने सुबह बच्चों को बोला कि झाड़ू मार दो, या मैंने किसी को बोला कि फ्रूट कटिंग कर दो, किसी को बोला आप जाके रूम सेट करो प्रोग्राम के लिए। तो अगर ट्रेनिंग अच्छा है तो वो व्यक्ति इतना विश्वासार्ह है कि उसको बोला तो हो गया और वो क्वालिटी काम का ऐसा है, क्वालिटी सर्विस, कि वो जहाँ जो कोई भी उसमें प्रवेश करेगा वो कहेगा वाह क्या सुंदर है जगह। जैसे अभी कोई लोग यहाँ डर्टी ड्रेसिंग कर रहे हैं, पट खोलेंगे तो जो क्वालिटी है उनके सर्विस का वो सामने से समझ में आता है कि नहीं। तो इसका मतलब प्रशिक्षण अच्छा हुआ है। और अगर ये नहीं आता हमारे पास, वी कांट ट्रस्ट whether this guy will do it or not, or we cannot have the quality that we expect. तो ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुआ। तो संबंध तभी अच्छे स्थापित होते हैं जब उनमें विश्वास है, और संबंध तभी अच्छे स्थापित होते हैं जब वो एक दूसरे को अच्छा वैल्यू प्रदान कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस पर हमें गौर करना चाहिए। तो ये संबंधों का आदान प्रदान, बच्चों के साथ सही प्रकार का संबंध जोड़ पाना, ये बहुत बड़ा आर्ट है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि 5 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। एक होता है पैसिव पेरेंटिंग, तुमको जो करना है करो। एक होता है एग्रेसिव पेरेंटिंग, जो मैं बोलता हूँ वही करने का। एक होता है कि निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, पता ही नहीं है क्या चल रहा है। एग्रेसिव रहना है, पैसिव रहना है, असर्टिव रहना है, कुछ नहीं मालूम मेरे को। और चौथा है असर्टिव पेरेंटिंग, यानी हम एक दूसरे के मूल्यों को समझते हुए संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और चौथा होता है, पांचवा होता है कि सर्वेंट लीडरशिप पेरेंटिंग, यानी हम अपने आप को अपने बच्चों के सेवक के रूप में देखते हैं और बच्चों को कृष्ण के द्वारा भेजे गए जीवों के रूप में
और हम उनसे ऐसा व्यवहार रखते हैं जिसके द्वारा उनका कृष्ण से संबंध दृढ़ हो जाए, उनका कृष्ण के प्रति सेवा परफेक्ट हो जाए। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि आप सब मेरे शिष्यगण कौन हैं, मेरे गुरु के प्रतिनिधि हैं, और आपको मेरी सहायता के लिए मेरे गुरु महाराज ने आयोजित किया है ताकि मैं उनकी और अच्छा सेवा कर सकूं। वो ये नहीं सोच रहे कि मैं तुम्हारा कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, एंजॉयर हूँ। तो ये जो भावना है, दैट इज कॉल्ड गुड रिलेशनशिप। फिर अगला है आइडेंटिटी एंड सेल्फ मैनेजमेंट। बच्चे स्वयं की पहचान कैसे करते हैं, आइडेंटिटी क्या है उनका। कभी कभी पालक जो होते हैं वो ईर्ष्या द्वेष फैलाते हैं, वो लड़का देखिए कर रहा है, उसका देख करियर ऐसा बन गया है, तू क्या कर रहा है। तो उसका आइडेंटिटी जो है वो क्यों समाज के ऊपर आधारित होना चाहिए, या उसका आइडेंटिटी जो है वो क्यों दूसरों की तुलना में बनना चाहिए। ऐसे ही उनका जो सेल्फ मैनेजमेंट है, अनुशासन, आत्मसंयम, उसका डेवलपमेंट कहाँ है। अगर हम आत्मसंयम दिखाते हैं तो हमारे बच्चे आत्मसंयम सीखते हैं। तो इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट पे विशेष गौर करना चाहिए हमें। चौथा है मिशन। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करने के लिए आए हम लोग। और पांचवा है कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट्स इन आश्रम एंड वर्ण विकास। आश्रम क्या होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये पर्सनल डेवलपमेंट साइकिल है। और वर्ण क्या होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सोशल डेवलपमेंट या सोशल कोहेजन जिसको कहेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स हैं। तो हमें अपने बच्चों को एक वर्ण में, फिलहाल सारे शायद ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, और किसी न किसी वर्ण में उनके स्वभाव अनुरूप ऐसे हमें स्थित करना है। और उसके लिए जो ज़रूरी कैपेसिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, उसके लिए जो ज़रूरी टैलेंट्स हैं, कॉम्पिटेंसीज़ हैं, वो हमें उनको सिखाना है। ये काम, ये जो 5 मैंने बोले, ये हम आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। मैंने बच्चे को गुरुकुल में डाल दिया, वो देख लेंगे। मैंने मेरे बच्चे को ये हाई पेइंग 5 लाख रुपए साल का फ़ी लेने वाला इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया, अभी वो शिक्षक लोग देख लेंगे। या मैंने बच्चे को ये कराटे क्लास, पेंटिंग क्लास, बहुत सारे ट्यूशन्स ये वो लगा दिए, अभी मेरा काम हो गया, पैसा दे दिया तुमको, अभी तुम्हारा काम तुम करो। ऐसे बहुत बार लोगों का रवैया रहता है। ऐसे नहीं होगा। ये जो है ये स्वयं पालकों को करना है, प्राथमिक रूप से उनको ही करना है, बाकी सब सहायक है उसमें। तो जब तक हम उस लेवल तक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं करेंगे कि मैं ये करूँगा, तब तक ये कार्य संभव नहीं होगा। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, गो अहेड। अभी आपका काम शुरू होता है, मेरा काम खत्म। पहला एक्सरसाइज है चूजिंग योर प्रायोरिटीज़। तो पीछे पेज पे स्पेस है आपके, आपको पेन निकालना है बाहर। हरिबो, गो गेट सम पेन्स, सम डोंट हैव। तो पहला है चूजिंग योर प्रायोरिटीज़। हमने बोला था ना, योजना बनाएंगे हम। तो आई मस्ट, आई शुड, आई माइट, 3 शब्द हैं वहाँ पर। मस्ट मतलब क्या है, मैं करूँगा ही। आई शुड मतलब मुझे करना चाहिए। आई माइट मतलब अगर मौका मिले तो, सुविधा हो तो, शायद। तो मस्ट, शुड, माइट, समझ में आ गया ना। तो पहले आई मस्ट टीच माई चाइल्ड, डैश जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक है वो क्वालिटी है या कंपिटेंसी है। वहाँ आपको क्या लिखना है, क्वालिटी और कंपिटेंसी।
और दिस मंथ, ईयर, जो भी आपको लग रहा है कि इन दिस सेमेस्टर आपका फोकस क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो आपको एक 4 या 5 स्टेटमेंट लिखने हैं। अभी सुदामा प्राणप्रु पेरेंट है, वो है कॉन्ग्रीगेशन के पेरेंट है वो सो ही कैन थिंक लाइक अ पेरेंट टू द कॉन्ग्रीगेशन। ये कॉन्ग्रीगेशन में जो सारे भक्त हैं, इनके लिए मुझे कौन से क्वालिटीज़ या कॉम्पिटेंसेस इस साल में डेवलप करने हैं। ठीक है, लिखिए। अभी आपने बहुत कुछ लिखा, ये करते समय आपको क्या होने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लगने वाला है कि नहीं। थोड़ा नहीं पता है सब डिटेल में एकदम करते कैसे हैं चीज़ों को, इसलिए दूसरा एक्सरसाइज का शीर्षक है पेरेंट्स नीड मेंटर्स। मिला वो शीर्षक? ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2, पेरेंट्स नीड मेंटर्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है व्हाट इज़ योर फोकस और व्हाट इज़ योर फील्ड। तो एक के नीचे एक आप लिखते जाइए। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन साधना, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन husband wife relationship nicely, I want to work on developing शास्त्रिक स्टडी, I want to work on। तो आपने जो भी लिखा अभी बहुत सारे, उसको एक के नीचे एक लिखिए। I want to work on, वो एक कॉलम हो गया, और उसके नीचे लिखिए एक मेंटर का नाम। आपको पता है कि हमारे भक्त समुदाय में एक ऐसा डिवोटी है जो ये आइटम के लिए उस्ताद है। व्यक्ति उस्ताद समझते ना थोड़ा, तो उसका नाम लिखना है आपको। तो वो मेंटर स्पेसिफाई करना है, हवा में नहीं छोड़ना है। जैसे मैं अपने जीवन में अगर देखता हूँ कि ये गुरुकुल को मुझे अच्छा बनाना है, उसमें से स्पेसिफिक आइटम है कि बच्चों का अनक्लीनलीनेस एंड डिसऑर्गेनाइजेशन को ठीक करना है फॉर एग्जांपल। तो अभी इसके लिए सबसे बेस्ट व्यक्ति कौन है? एक उर्मिला माता जी करके, उनको लेके आओ तो वो बहुत सारे करेक्शंस देती भी हैं और बहुत सारे एनहांसमेंट्स भी करा के देती है फॉर एग्जांपल। वो स्पेसिफिक मेंटर हो गया उसके लिए। मुझे करिकुलम डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए कौन है? तो एक प्राणनाथ प्रभु करके है। मुझे तो मैं एक एक फोकस फील्ड लिखता जा रहा हूँ, और उसके सामने मैं क्या लिख रहा हूँ? एक मेंटर जिसको मैं अप्रोच करने वाला हूँ। इसके बाद एक क्लास होते ही मैं उसको फ़ोन लगाने वाला हूँ, प्रभु मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, ये बात करना है आपसे। ठीक है, अभी वो लिखिए। हम अगर 20 वेबसाइट्स ब्राउज़ करेंगे या 20 यूट्यूब चैनल ज्वाइन करेंगे या अलग अलग इधर उधर की वीडियोस देखते रहेंगे, उसमें जो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वो 20 मिनट में एक मेंटर से प्राप्त होगा जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। आप समझ रहे हो? समय बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत कीमती है। तो आपको जो फील्ड को डेवलप करना है अपने बच्चे के अंदर या अपने अंदर, उसका बेस्ट व्यक्ति ढूंढिए कौन है जगत का, और उसके अंडर शिक्षा लेना शुरू कर दीजिए। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ क्विकली बिल्डिंग अप योर पेरेंटिंग स्टाइल एंड स्किल। दोनों अच्छा हो जाए, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे पति पत्नी साथ में बैठे हुए चाहिए इसके अगले पार्ट के लिए। तो अगर पति पत्नी दोनों आए हैं तो साथ में बैठिए, अगर नहीं आए तो सिंगल सिंगल बैठिए, नो प्रॉब्लम। तो सिंगल जो लोग जो आए हैं वो उसमें एक लाइन बनाइए उधर, पति पत्नी जो आए उधर सेंटर में ऐसे, राइट में पति लेफ्ट में पत्नी, ऐसे बैठ जाइए, वामांगी पार्वती और जो सिंगल आए हैं वो इधर एक लाइन में बैठ जाएंगे। तो अगला शीर्षक है स्ट्रॉन्ग मैरिज सिक्योर चिल्ड्रन। दिख रहा है आपको? आपके पेपर पे भी है वहाँ पे। हाँ, अ हेल्दी मैरिज क्रिएट्स द कॉन्टेक्स्ट फॉर हेल्दी पेरेंटिंग।
एक अच्छा संबंध पति पत्नी के बीच का वो बच्चों के लिए एक अच्छा अनुभव प्रदान करता है पालकत्व के सुंदरता का, विच क्रिएट्स द कॉन्टेक्स्ट फॉर हैप्पी किड्स। तो इससे खुश बच्चे, सुदृढ़ बच्चे, मानसिक रूप से प्रगल्भ बच्चे बनते हैं। सो इफ़ यू वांट हैप्पी किड्स, स्विम अपस्ट्रीम एंड वर्क ऑन गुड मैरिज। तो तुमको अच्छे बच्चे चाहिए तो थोड़ा प्रवाह के विरुद्ध उल्टा ऊपर दिशा में जाना पड़ेगा, आपको अपस्ट्रीम जाना पड़ेगा और आपके पति पत्नी के जो संबंध है उसको अच्छा करना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरुकुल में मैं और मेरी वाइफ यहाँ रहते हैं तो हमारे बड़े पंगे चलते हैं। किस बात पे? व्हाट इज़ गुड फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अच्छा क्या है। कभी कभी बच्चों के सामने भी चलता है वो कि ऐसा नहीं वैसा है, तुम ऐसा नहीं करने का। और जब बच्चे अच्छा व्यवहार करते तो मेरे को बोलते तुम्हारे, अच्छा व्यवहार नहीं करते तो बोलते तुम्हारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। और जब बच्चे बहुत अच्छा व्यवहार करते तो बोलते हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं। बोला वाह, स्टाइल अच्छा है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो हमारे झगड़ों का टॉपिक है वो किस पे आधारित है? सेवा पर आधारित है। जो पर्सनल इंटरनल क्लैशेस हैं बहुत ही नगण्य हैं। मैं हार्डली, मेरे वाइफ ने कभी मेरे को ट्रबल किया रहेगा कि ये साड़ी ला के दो, या आभूषण पहनाओ, या ऐसे करो वो ऐसे करो, ये रिलेटिव्स के पास क्यों नहीं जा रहे हम लोग, ये पार्टी चाहिए, वो एंजॉय करना है। तो वी हैव टू वर्क आउट सर्टन थिंग्स इन द बैकग्राउंड ताकि वो जो संबंध है वो दृढ़ रहे अपने बीच। और फिर जब हम सेवा करने निकलते हैं तो वो सेवा के दायरे में कभी कभी मतभेद होता है कि नहीं? बिकॉज लेडीज थिंक फ्रॉम लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू, जेंट्स थिंक फ्रॉम जेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अपना अपना रहता है। तो वी हैव टू फर्स्ट वर्क दैट आउट। तो जहाँ जहाँ मतभेद होता है जिन मुद्दों पर, दैट वी हैव टू टॉक आउट। तो अभी इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करने हैं। व्हाट आर सम वेज यू कैन कीप योर मैरिज अ प्रायोरिटी? प्रश्न क्या है? अपने वैवाहिक संबंध को प्राधान्यता देने के लिए आप क्या करोगे? अभी आपको खुद के सॉल्यूशंस लिखने हैं, मैं बोलने वाला नहीं हूँ। आपको पता है कि क्या लैकिंग है, आपको करना है, ठीक? लिखना शुरू कीजिए। कैसे मैनेज करना है अगर वाइफ पत्नी अगर डिवोर्स नहीं है लेकिन हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम हमारे बच्चों को एक भक्तिपूर्ण वातावरण देना चाहते हैं लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अंडरस्टैंडिंग होते हैं, हम ऐसा कर नहीं पाते। गुड क्वेश्चन। ये कैसे प्लान करना चाहिए? जब पति पत्नी का कॉमन विजन नहीं बन पाता या उनका कॉमन प्लान ऑफ एक्शन नहीं बन पाता तो क्या करना चाहिए? तो जो पहली बात थी कि एस्टेब्लिशिंग ट्रस्टवर्दी एंड लविंग रिलेशनशिप, उस पर ज़्यादा काम होना चाहिए। ये दिलासा होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को कि भले हमारे विजन मैच नहीं होते कभी कभी या एक्शंस मैच नहीं होते, लेकिन हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें कोई उसका असर नहीं है। लिविंग विद द हेल्दी डिफरेंसेस, ज़्यादा बोल रहा हूँ कि साथ में रहते हैं और हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं, मतभेद है, वो हम टॉलरेट नहीं कर रहे, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ भी बन सकता है हमारा अगर हम चाहें तो। जैसे आप स्पिरिचुअल माइंडेड हो और आपकी पत्नी जो है वो मटेरियल सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा वरीड है, ये अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये इनसिक्योरिटी नहीं है। तो आप उसका स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हो ताकि उसका चरित्र, लड़की का आपके, या उसका व्यवहार या उसका स्पिरिचुअल ट्रेनिंग अच्छा हो, और आपकी पत्नी उसका मटेरियल एजुकेशन, उसका करियर, उसका अगला मटेरियल स्किल्स, उसके ऊपर काम कर सकती है ताकि वो भी अच्छा हो जाए। तो प्रॉब्लम किधर है? हम प्रॉब्लम मान रहे हैं, ये प्रॉब्लम है।
तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे भाई बहन थे, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, मेरे को ऑरेंज चाहिए, मेरे को ऑरेंज चाहिए, गुद्देसूद चर्चा चल रहा था उनके बीच में। तो मम्मी ने पूछा क्यों चाहिए, तो वो लड़की ने बोला मैं केक बनाया हूँ, वो ऑरेंज के पील्स का मेरे को फाइन ग्रेट करके उसका ये करना है, क्या बोल रहा है उसको, गार्निशिंग नहीं, फ्लेवर एनहांसमेंट करना है उसका, उसके लिए चाहिए। तुमको क्या चाहिए, मेरे को उसके अंदर का पल्प खाना है, वो भाई बोल रहा है। तो प्रॉब्लम किधर है, तुम पील निकालो, पील दे दो इसको, अंदर का मांड दे दो, वो खा लेगा। लेकिन बहुत बार हम चर्चा ठीक से नहीं करते हैं या फिर समझते नहीं है कि हो क्या रहा है, तो हम उसको प्रॉब्लम मान बैठते हैं। तो अगर आप डेलीगेट कर दो ना, मेरे बच्चे का स्पिरिचुअल ट्रेनिंग मैं हैंडल करता हूँ, अब मटेरियल एजुकेशन एंड सिक्योरिटी आप हैंडल करो, मैं उसके बीच में नहीं आऊँगा, खत्म, झगड़े किस बात के। और वो बच्ची को बेस्ट अनुभव मिलेगा ऐसे घर में परवरिश का। देखो, शादी के 1-2 साल में ही व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए कि मैं दूसरे व्यक्ति को बदल नहीं सकता हूँ। जब तक वो खुद को नहीं बदलता वो कुछ नहीं होने वाला। उसको कितना भी प्रवचन दो, उसको कितना भी मैनिपुलेट करो, जो भी, वो बदलने वाला नहीं है कि नहीं। हम खुद बदल रहे हैं क्या, हम दूसरों को बदलने के लिए निकले हैं, लेकिन क्या हम खुद बदल रहे हैं। तो ये फर्स्ट रियलाइजेशन है विज्ञानमय कोश का विकास। पहले हम मनोमय कोश में थे, रोमांस और लाला वो सब। अभी वो जो विज्ञानमय कोश में आ गए हम लोग, तो समझ में आता है कि हम सुधरेंगे नहीं मतलब कंडीशनिंग जो होते हैं, बद्धताएं जो होती हैं, वो बहुत गहरी होती हैं, उसको लाइफ टाइम्स लगते हैं कभी कभी। अगर वो साधना कर ही नहीं रहे तो अलग ही बात है फिर। तो इसलिए वो उसको जो हम चाबी लगा के सुधारने का ट्राई करते हैं ना, पत्नियों का वेपन क्या है, वाक बाण मारना, ऐसा चुभने वाला चीज़ बोलने का ताकि वो व्यक्ति छटपटा जाए एकदम, तो वो हम जो बोल रहे हैं वो करने को निकले। अभी वो गलत तरीका है वो। और पति का क्या है, वो अलूफनेस यानी उदासीनता दिखाता है, मतलब तेरे बिना रह लूँगा जा, वो उसका टिपिकल वेपन है। पत्नी को सबसे ज़्यादा चाहिए चेरिशिंग, और पति को सबसे ज़्यादा चाहिए रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिव। और वो दोनों को उधर ही ऐसा खोपचे में लेकर चुभाते हो ना, बार बार, और इतना परेशान करते हैं बिना कारण के। तो उसके कारण क्या होता है, वो संबंध ठीक नहीं होते। तो ये काम करना छोड़ दो, तभी वो सुधरेगा। वो जो चांसेस है सुधरेगा, मतलब चांसेस है उसके सुधरने के। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, चेरिश मतलब टू प्रोटेक्ट, नर्चर, अप्रिशिएट, केयर, वो उनको अच्छा लगता है। वो कोई नहीं करता तो उनको लगता है मैं कुछ क्यों करूं। ठीक है, येस। मुद्द्यावर अडून न राहता मुद्द्यामध्ये थोडी जरा शिथिलता आणली तर मुद्द्यावर येणार नाही. हो, कधी कधी मुद्दा, हो, शिथिलता म्हणण्यापेक्षा थोडं जरा कंडिशनल जरा आपण अग्रेसिव्ह की बाबा कुठेतरी त्यातलं एक थोडं हे केलं पाहिजे. ठीक है, तो यहाँ पे आज का सत्र ख़त्म हुआ। हमने जो चर्चा की इसके आधार पर मैं नीचे आपको थोड़ा सा दिया हूँ, एक और होमवर्क क्वेश्चंस करके दिए हैं आप। थोड़ा आज ब्रेकफास्ट के टाइम जब साथ में बैठे हैं तो चर्चा करिए इसके बारे में। इसके आंसर्स तो मैं चेक करने आने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चर्चा करके उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपका मन और तैयार हो जाएगा अगले ट्रेनिंग के लिए। इसलिए ये प्रश्न ज़रूरी है। प्लीज़ पे अटेंशन टू द डिटेल्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। हो सके तो लिख कर सॉल्व कीजिए, सिर्फ मन में सॉल्व मत कीजिए। दैट्स फॉर द होमवर्क। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। गो प्रेमानंदे हरि हरि।